नमस्कार। आप तो मुझे जानते ही हैं, मैं आपका दोस्त संजू के बैनर्जी, जो सुनाता हूँ ज्ञान की बातें। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसे डायरेक्टर जिन्होंने अपने कैरियर में बहुत सारे ऐसे फिल्में दिए हैं जो समाज सुधारक हो, समाज को एक नई प्रेरणा मिले, समाज में एक नई जागरूक पैदा हो, समाज को एक नया रास्ता मिले। हम उनसे बात करेंगे, उनके जीवन के बारे में जानेंगे एवं उनके सिनेमैटिक लाइफ के बारे में भी हम बात करेंगे और आने वाले समय में वो कैसे फिल्में करने वाले हैं और इस बॉलीवुड एवं इंडियन सिनेमा को कहाँ लेके जाने वाले हैं, ये सब जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तो आइए मिलते हैं माननीय श्री मनदीप बेनीवाल जी से। नमस्कार मनदीप जी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप सर? मैं बिल्कुल ठीक संजू, आप बताइए। बस ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद मनदीप जी आपको, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और आपने कीमती समय हमें दिए, इसके लिए मैं आभार हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मनदीप जी, हम बात करेंगे आपके बारे में, आपके जीवन के बारे में, आपके कलाकृति के बारे में एवं आपके जो सपने हैं एवं आप भारतीय सिनेमा को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं और कैसे देखना चाहते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे आज के इस पॉडकास्ट में। मनदीप जी, आप हमारे श्रोताओं को अपने बारे में परिचय दीजिए। देखिए, मैं शुरू करता हूँ शुरू से कि बेसिकली मैं पंजाब से हूँ। तो पंजाब के पटियाला रीजन में मैं पढ़ा, तो पटियाला के अंदर ही मेरी सारी एजुकेशन हुई। तो ड्यूरिंग द एजुकेशन जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मुझे लगा कि शायद मेरा इंटरेस्ट जो है वो फिल्म लाइन की तरफ ज़्यादा है। तो मुझे शुरू से डायरेक्टर्स को फॉलो करना, राइटर्स को फॉलो करना, कौन कौन लिख रहा है, किसकी फिल्में आ रही हैं, कौन क्या बना रहा है, तो इसमें मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था जी। तो इसके ऊपर काम करता गया। तो मुझे थोड़ा थोड़ा लगा कि यार ये लाइन मुझे बहुत खींच रही है अपनी तरफ, मुझे इस पर काम करना चाहिए, इसी को अपना करियर बनाना चाहिए। तो ग्रेजुएशन के बाद थोड़ा रिसर्च वर्क किया। उसके बाद फिर मैंने डिप्लोमा इन फिल्म मेकिंग का एक कोर्स किया चंडीगढ़ से जी। तो वो कोर्स करने के बाद फिर मैंने एक तरफ से जैसे फाइनल कर लिया कि अभी तो यही एक लाइन है जिसमें मैं काम कर पाऊंगा। तो फिर मैंने अपना काम शुरू किया। तो यकीनन तौर पर कि जो इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ाया जाता है और फील्ड में जो आप काम करते हो उसमें बहुत डिफरेंस होता है। बिल्कुल। तो इंस्टीट्यूट में पढ़े, वो चीज़ें काम आई, लेकिन लेटर ऑन काम आई। लेकिन शुरू में वो जो आप नीचे से शुरू करते हैं, सीखते जाते हैं, तो बाय असिस्टेंट आप जैसे काम करते हैं तो नहीं, ये तो बहुत आप आगे आ गए, आप तो सीधा बॉलीवुड में एंट्री कर गए। मतलब जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपने बचपने के बारे में बताइए कि आपका बचपना कैसा रहा, क्योंकि हम आपके जीवन की दास्तान को जानना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, थोड़ा एडवांस चले गए हम। तो मुझे लग रहा है बचपन मेरा पटियाला शहर में गुजरा जी। तो पढ़ाई लिखाई सारी शुरू में वही हुई। तो मैं घर में अकेला लड़का हूँ, एक सिस्टर है, वो बड़े से मेरे से, और जो मुझे चाहिए वो मुझे मिला। तो क्योंकि पापा जो थे वो मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे जी। तो उन्होंने जो मेरी डिमांड, जो मैं करना चाहूँ, वो सब चीज़ें पूरी की उन्होंने। तो वैसे ही अच्छे से पढ़ाई हुई, पढ़ाई में मैं ठीक था। तो मतलब कभी मुझे फोर्सफुली नहीं कहा गया कि यार कि ज़माना तो ये कर रहा है तो तुम ये करो या इस लाइन में जाओ, कभी ऐसा हुआ नहीं। मतलब मैं पढ़ाई में ठीक था और चाहता तो कुछ भी कर लेता, लेकिन वो शौक़ के लिए मैं आगे बढ़ना चाहता था और मुझे फुल सपोर्ट रहा, तो वैसे वैसे आगे मूव करता गया। तो बचपन से ही आपको एक सिनेमैटिक और कह सकते हैं कि सिनेमा का शौक रहा और उस पर ही आप आगे बढ़ते रहे। हाँ बिल्कुल। मतलब उस वक्त भी जो फिल्में जो आया करती थी, चाहे वो पंजाबी हो चाहे हिंदी हो, तो बचपन की बात कर रहा हूँ, तब भी जब मैं टीवी पे कभी कोई फिल्म आती थी उसको देखता था तो मुझे लगता था कि यार ये फिल्म ठीक है, इसको बेटर किया जा सकता है, इसको अच्छी बनाई जा सकती है। जैसे उस वक्त अगर मैं बात करूँ, चलो हिंदी की बात नहीं करते, लेकिन रीजनल पंजाबी फिल्में बहुत कम बनती थी, लेकिन बनती थी तो कोई बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी। उनको देख के इजीली लग जाता था यार इससे बेटर तो मैं ही बना सकता हूँ, जबकि कोई नॉलेज नहीं, कुछ पता नहीं कैमरा क्या होता है, सब चीजें। आप कह सकते हैं कि वो अंदर से भावना आती थी। हाँ, अंदर से वो था। हाँ, कि इस चीज को मैं ठीक कर सकता हूँ, इसे और बेहतर बना सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, ये रहता था। तो वो इंटरेस्ट जो अंदर था उसी को लेके फिर आगे कैसे वो आगे जाके कॉलेज के बाद कैसे वो निकला, कैसे वो बाहर आया। तो कह सकते हैं कि ये जो डायरेक्शन आपका मैंने बचपन से ही पल रहा था, बचपन से ही वो बोलते हैं फल फूल रहा था
और आपने उसे आस्ते 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 बढ़ाया। उसके बाद फिर आपका कॉलेज कैसा रहा? हाँ, कॉलेज परफेक्ट रहा, बढ़िया रहा, क्योंकि जैसे होता है आप स्कूल कंप्लीट करके जाते हो तो कॉलेज शुरू करते हो जी। तो कॉलेज में भी वही था, मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि मैं नॉन मेडिकल लूँ, मेडिकल लूँ, इंजीनियरिंग करूँ, कुछ करूँ, जो भी ऐसा था। तो मुझे लगा कि ठीक ठाक, मुझे कोई जॉब का कोई मैं शौकीन नहीं था कि मैं गवर्नमेंट की जॉब में घुसूँ या ऐसी लूँ। तो मेरा था कि यार एक सेल्फ डेवलपमेंट होनी चाहिए एजुकेशन में। तो जो मेरे फादर साहब चाहते थे कि यार मतलब ग्रेजुएशन होना बड़ा ज़रूरी है, कि एक डिग्री हो साथ में, तो मतलब वो ज़रूरी है। तो उस हिसाब से मुझे लगा कि मैं आर्ट्स में ज़्यादा सूट करता हूँ, क्रिएटिवली थोड़ा पढ़ूंगा, थोड़ा जानना चाहता था। तो उसमें मैंने लिटरेचर लिया, पंजाबी लिटरेचर को पढ़ा, तो थोड़ा सा वो सब्जेक्ट लिए जो मुझे लगा कि सोशल साइंस मैंने ली, कि सोशल साइंस के बारे में जानूँ। तो वो चीज़ें पढ़ा, फिर आर्ट का बड़ा शौक था मुझे, वो चीज़ें करता गया। तो ये चीज़ें कॉलेज में मुझे बहुत हेल्पफुल रही। तो मुझे वहाँ से एक चीज़ मिली, जो जब मैं लिटरेचर पंजाबी पढ़ रहा था तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मैं पंजाबी हिस्ट्री या पंजाबी कहानियाँ चुनिंदा राइटर्स की, या पंजाबी पोइट्री जो अच्छे पंजाबी पोइट हैं, तो वो सब चीज़ें मेरे कुछ सिलेबस में थी, कुछ बाहर से भी मैंने बुक्स ली। तो लाइब्रेरी में जाना आना पढ़ना, तो उससे थोड़ा सा मुझे, और जैसे होता है ना कि एक आपकी लेयर और खुल जाती है जी, तो और आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं। तो ऐसा हुआ। तो फिर फिल्मों का शौक तो था ही, जो मैं देखता था। फिर आपके घर वाले कोई और प्रेशर नहीं दिया कि नहीं भाई आपको फिल्मों में नहीं जाना है, या फिर आप कोई नौकरी कीजिए, या फिर कोई आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, ऐसा कोई प्रेशर आपके जीवन में नहीं आया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं आया। मतलब उन्होंने फुल फ्लैग मुझ पे छोड़ा, पर उनको ये था कि मैं जो करूँगा ठीक ही करूँगा, अच्छा करूँगा, कुछ ऐसा काम खराब करने वाला काम नहीं करूँगा। दूसरा था कि एक चीज़ मुझे ऐसा लगा कि जैसे आप एक सिंपल सिटी पटियाला या पंजाब से उठ के आप ये बातें करो कि मुझे फिल्म बनानी है, तो ये जाहिर सी बात है, अगर आपने इस समुद्र में आना है तो आपको बॉम्बे में आना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो इस वजह से उस वक्त पर, जैसे मैंने चंडीगढ़ में कोर्स किया, पढ़ा, मैं फिल्म मेकिंग को सीखा, उस वक्त मैंने इतना बड़ा झटका अपनी फैमिली को नहीं दिया कि कोर्स करने के बाद मैं सीधा मुंबई जाऊँगा। तो मैंने बोला कि नहीं ठीक है, मैं यहीं काम कर लूँगा, शायद दिल्ली में जाना पड़ेगा या चंडीगढ़ में हो जाएगा ऐसा। तो मैंने उनको बताया नहीं कि यार कैसा उनको लगे। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा, तो बट फिर फाइनली तो आना ही था जी, है ना, क्योंकि मेरे ग्रुप के 5-7 लड़के थे। तो हमने पूरा मिलके जब जैसे कोर्स कर रहे थे तभी डिसाइड किया कि हम लोग इकट्ठे मुंबई की तरफ रवाना होंगे कोर्स करने के बाद। तो फिर ऐसे ही हुआ, जैसे कोर्स कंप्लीट हो गया तो 2 लड़के चंडीगढ़ के थे, 2 जयपुर के थे, 1 दिल्ली का था। तो 5-6 लड़के मिलके हम लोग बॉम्बे आ गए, यहाँ स्ट्रगल शुरू कर दिया। तो कैसा रहा डे 1 आपका स्ट्रगल? डे 1 अब तो आप पंजाब से सीधा मुंबई आ गए। एक कहानी आपकी पंजाब की बनी, जो कि स्कूल कॉलेज में बीता माँ बाप के साथ में यहाँ पे। अब उसके बाद जब आप बॉम्बे आए, सपनों की नगरी बोलते हैं ना, कहते हैं कि सिनेमा का समंदर है ये फिल्म इंडस्ट्री, मुंबई शहर। तो आप मुझे बताइए कि आपका पहला दिन कैसा रहा। अब मैं जानना चाहूँगा, मैं विस्तार से जाऊँगा मैं, ताकि लोगों को पता चले कि सपने पूरे होते हैं। मैं इसलिए मनदीप जी से कहना चाहूँगा कि सपने पूरे होते हैं, जो सही लगन और सही मायने में, सही दिशा में और सही मार्ग पे काम करते हैं, उनके सपने पूरे होते हैं। तो मनदीप जी आप मुझे बताइए कि आपने डे 1 में कैसे स्टार्ट किया इसमें बॉलीवुड में। देखिए हर किसी के लिए नया होता है ये सिनेमा इंडस्ट्री, और ये सिनेमा इंडस्ट्री में कोई बोलते हैं ना, हर सब्जेक्ट नया है, हर दिन नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और आपके लिए तो ये शहर भी नया था। मुझे बताइए कि डे 1 कैसा कटा आपका? जी बिल्कुल नया था, मतलब कभी सपने में भी नहीं सोचा था पहले तो कि कभी मुंबई जाएंगे। जी। फिर जब ये डिसीजन ले लिया कि जाना है, कोर्स किया, आना है, तो जैसे ही फर्स्ट डे आया तो मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें थी कि यार कि सबसे पहले तो समुंदर देखना है। समुंदर देखना है? समुंदर नहीं देखा, क्योंकि हम नॉर्थ वाले हैं तो उसमें दूर दूर तक कहीं समुंदर नहीं मिलता जी। तो वो एक ड्रीम था कि यार पहले तो वो देखें जाके। तो मुझे याद है कि जिस दिन मैं फर्स्ट टाइम आया था मुंबई, तो हम लोग अराउंड अगर जल्दी पहुंच गए थे 12-1-2 बजे के आसपास। तो उसके बाद एक हमारे दोस्त थे, उनका कुछ फ्लैट था, वहाँ चले गए, रुके। तो इवन अराउंड 4-5 बजे मैंने उनको बोल दिया कि चलो भाई निकलो, जरा जुहू बीच घूम के आए तो मैं नया था, मुझे जगह का मालूम नहीं था, लेकिन फिर भी सुना था कि बीच है, वहाँ जाना चाहिए। तो फर्स्ट डे मेरा यही था कि मैं सीधा बीच देखने आ गया और समुद्र को देख रहा था। ये पहला दिन था जुहू बीच। जुहू बीच। आप रुके कहाँ थे मुंबई में? बॉम्बे आने के जब हम फर्स्ट टाइम आए थे तो इधर बोरीवली के नज़दीक कांदीवली में रुके थे। कांदीवली में रुके थे, अच्छा। तो कांदीवली में वहाँ से बाई ट्रेन आप जुहू आए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
थोड़ा याद कीजिए आज वो लम्हा। हाँ वो लम्हा मतलब वो सारे दोस्त साथ में थे। हाँ तो सबको लगा कि सब किसी का होता है कि यार इतना लंबा ट्रैवल करके आए, छोड़ो यार कल देखते हैं, आज आराम करते हैं। मैंने बोला नहीं यार आज तो टाइम है। टाइम है। हाँ तो अब तो मतलब जुहू बीच तो जाना है। जुहू बीच जाना है। हाँ तो वो था दिमाग में एक ना। तो जबकि मैं जुहू बीच पहुंचा तो मतलब जाते जाते टाइम हो गया, थोड़ा अंधेरा हो गया था, मतलब इतना ज्यादा भी नहीं, लेकिन जैसे शाम हो रही है तो वैसा कुछ टाइम था। पर फिर भी मुझे देखने को मिला है ना, क्योंकि जैसे अंधेरा हो जाता है वो तो हो जाता है ना कि उतना समुद्र आपको क्लियर नहीं दिखता। तो लेकिन मजा आया, तो अच्छा लगा कि पहली बार आया बॉम्बे और पहली बार जुहू बीच फर्स्ट डे ही पहुंच गया। तो ये भी एक पॉजिटिव निशानी थी मेरे लिए। जी नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कैसा अनुभव हुआ आपको समुद्र देख के? आपने नहाए थे समुद्र में? नहीं मैं आया तो नहीं। तो ये अक्सर लोग क्या होते हैं समुद्र में नहाते हैं, यहाँ पे जुहू में आके ना। अच्छा लोग आके अच्छे से स्नान करते हैं। हाँ तो वो एक अलग ही मजा है वहाँ समुद्र में नहाने का। और फिर वो वहाँ पे आके बोलते दही पूरी, पानी पूरी, गोलगप्पे ये सब खाते हैं। नहीं तो बिल्कुल वो सही है बात, पर मैं नहाया नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है कि समुंदर को टच किया है ना, मतलब समुंदर पैरों की तरफ आया और मैंने उसको देखा, टच किया, वो चीजें तो थी, पर नहाया नहीं। लेकिन हाँ मतलब ये खाने वाले शौक तो पूरे किए सारे। तो आपने खाने वाले शौक पूरे किए, तो गोलगप्पे और ये। जी जी। तो उसके बाद फिर आपका सफर आगे कैसे बढ़ा? आगे फिर मतलब देखो, अगर जैसे होता है ना कि अपना शहर छोड़ के आप किसी दूसरे शहर में जाते हो जी, तो आपका गोल रहता है, मतलब फुल फोकस्ड होते हो आप कि यार मुझे ये करना है। जैसे हमारा पूरा ग्रुप था 5-6 लड़कों का, तो उसमें से कोई कैमरा करने वाला था, कोई एडिटिंग में जाने वाला था, तो कोई एक्टर बनने भी आया था। तो अलग अलग जोन थे सब, अलग अलग लोगों के अलग अलग सपने है ना। तो इंस्टीट्यूट हमारा कमांड ही था, उसमें सबको पहले एक बेसिक ट्रेनिंग दी जाती थी, फिर उसमें अलग अलग स्पेशलाइजेशन कराया जाता था कि एक्टिंग वाले ये कर लो, एडिटिंग वाले ये कर लो वाला। तो मैं तो शुरू से डायरेक्शन में ही था। तो यहाँ आया तो फिर वो अलग अलग चीज़ें शुरू हो गई। तो जैसे होता है कि किसी का कोई कॉन्टैक्ट नंबर मिला, किसी को कॉल किया कि मिलना चाहते हैं आपको, तो किसी ने अटेंड किया, किसी ने नहीं अटेंड किया, है ना। तो वो चलता गया। तो ऐसे ही मतलब किसी को पता चला किसी के पास फलाना डायरेक्टर का एड्रेस है, तो उसके घर पहुंच गए। तो सिक्योरिटी वाले ने बोला ऐसे थोड़ी मिलते हैं यार कभी, कैसे आगे तुम पहले अपार्टमेंट लेते हैं फिर मिलते हैं, है ना। तो मतलब ऐसे दोन गया, है ना। उसमें से मतलब कुछ ऐसे भी है डायरेक्टर जिनसे मैं मिल भी लिया जी। मतलब जो था कि जैसे किसी को मिलना तो सिक्योरिटी वाले ने ऊपर फोन कर दिया, तो उन्होंने बोला कौन मिलना है, बोला पंजाब से मिलना है, बोला भेज दो। तो ऐसे ही मिलने चले गए। तो उन्होंने बोला कि कैसे आए तुम, क्या मिलना था? उन्होंने बोला सर मिलना ही था बस, है ना। तो हमने वो जो डायरेक्टर को मिलने, वो जो सो रहे होंगे उनको नींद से उठा लिया। तो फिर खाली उन्होंने हमें बातें जाती की, हमारे साथ पानी वानी पिलाया हमको। तो खैर मतलब ऐसे अच्छे एक्सपीरियंस भी रहे, कुछ बुरे एक्सपीरियंस भी रहे। सही मायने में कहा जाए तो ये काम ढूंढने का एक सिला था, तो आपका एक स्ट्रगल का एक स्टार्टिंग पॉइंट था। तो ये लोगों से मिलना, लोगों को फोन करना, कई लोग आपको एंटरटेनमेंट करते थे, कई लोग फोन नहीं उठाते थे, तो ये सिलसिला चलता रहा। तो ये कितना दिन तक चला? ये सजू काफी देर तक चला, मतलब फ्रैंकली मतलब काफी देर तक चला। फिर क्या ना, उसी बीच में मतलब एक डायरेक्टर थे हमारे पंजाब के जो आज इस दुनिया में नहीं है, मिस्टर मनोज पुंज। ओके। तो पुंज साहब का कांटेक्ट नंबर मुझे मिला कहीं से। तो पुंज साहब का एक काम मैंने पहले देखा था, एक बहुत खूबसूरत फिल्म उन्होंने बनाई थी, वो टीवी पे एक बार मैंने देखी थी। इट वाज अ पंजाबी फिल्म, और वो फिल्म का नाम था शहीद मोहब्बत बूटा सिंह। ओके। वो फिल्म देख के मैं ना मतलब फैन हो गया था उनका कि यार के पंजाबी फिल्में एक तो स्तर इतने अच्छे नहीं है उनके, बहुत घटिया सी फिल्में बहुत बनती हैं, बजट भी नहीं होता उसमें, यार इस बंदे ने इतनी कमाल की और ग्रेट फिल्म कैसे बना दी, है ना। तो मैं उसका फैन बन गया था। तो ऐसे ही जब मैं लोगों से मिल रहा था बॉम्बे में, बहुत लोगों से मिला, ऐसा हुआ। तो मुझे जब ये पुंज साहब का, मनोज जी का नंबर मिला, तो फिर मैंने सोचा इनसे फ़ोन पे बात की जाए। तो मैंने पुंज साहब को फ़ोन लगाया और मेरी बात लकीली उनसे हो गई। तो मैंने बोला कि सर मैं ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस करके आया हूँ, मेरा ये क्वालिफिकेशंस है और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और एज एन असिस्टेंट वर्क करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि मनदीप मैं ना चंडीगढ़ हूँ, मैं बॉम्बे में नहीं हूँ, और मैं आऊँगा तो मुझे हफ्ते 10 दिन बाद मुझे कॉल कर लेना और मिल लेना। ठीक है। तो मुझे लगा बातचीत करने के बाद की तो बहुत पॉजिटिव शुरुआत हो गई। किसी डायरेक्टर से बात भी, अगर उसने मुझे टाइम दे दिया, तो फिर मैं उसके बाद सच्ची बताऊं मैं किसी से मिला नहीं, मैं सिर्फ बैठ के वेट किया। और मैंने वेट किया, ये 5-7 दिन के बाद ही पुंज साहब को कॉल करेंगे, आराम करो अभी कुछ नहीं करना। जैसे होता है ना कि आपको सिग्नल मिल गया यार ये तो काम बन जाएगा, है ना। और एक मतलब आप कह सकते हैं कि आपका एक आत्मविश्वास और मजबूत हो गया। हाँ वो और मजबूत हो गया। तो बस फिर वेट किया जी। तो ऐसे ही फिर 7-8-10 दिन के बाद कॉल किया सर को।
तो उन्होंने बोला कि यार मैं फला जगह हूँ लोखंडवाला, तुम आ जाओ। तो मैंने बोला यार ये तो कमाल हो गया यार, मैंने तो ऐसे फोन किया कि पता नहीं कब बुलाएंगे और ये अभी बुला रहे हैं कि आ जाओ। तो बस फिर मैं मिलने पहुंच गया उनको। तो मिलने के बाद बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके। तो खाना कि उन्होंने मुझे पहली बार डराया मुझे वो बोले कि क्या किया। मैंने बोला सर ये किया, मैंने पढ़ाई की हुई है और डायरेक्शन का कोर्स किया हुआ है। बोले वो ठीक है तो और क्या करना है। मैंने बोला सर डायरेक्टर बनना है। तो मुझे उन्होंने बोला कि देख लो, मन पक्का कर लो कि डायरेक्टर बनना है। मैं कहा सर और कुछ नहीं करना, सिर्फ यही करना है। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली, मुझे आज तक याद है। वो बात ये थी, उन्होंने बोला कि देखो मनदीप, तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे, लड़की कोई मिलेगी नहीं और तुम फिल्में बनाओगे पता नहीं मुझे, है ना। तो मैंने बोला सर जो होगा देखा जाएगा सर, मुझे तो यही काम करना है, डायरेक्टर बनना है। तो बोले ठीक है फिर ओके। तो बोले कि ठीक है तुम्हारा नंबर है मेरे पास, मैं सेव कर लेता हूँ, मैं कॉल करूँगा। अच्छा। तो बोला ठीक है सर। तो ऐसे ही फिर सिलसिला शुरू हुआ। कुछ दिनों के बाद उनकी मुझे कॉल भी आई ऑफिस से कि आपको मनोज जी ने बुलाया, आप आ जाना। तो मैं गया। तो मैं अपने दोस्त को भी एक बार साथ में ले गया, यार ऐसे ही 10-15 मिनट के लिए बुलाया होगा सर ने और मैं आ जाऊंगा, फिर हम लोग इकट्ठे कहीं जाएंगे। तो जैसे मैं उनके ऑफिस में गया तो पता चला वहाँ स्टोरी सेटिंग चल रही थी। तो जब मैं पहुंचा तो उन्होंने बोला कि हाँ मंदी बैठ जाओ तुम भी, और मुझे बिठा लिया। तो स्टोरी सेटिंग राइटर सुना रहा है, 2 असिस्टेंट और बैठे हैं और मैं भी बैठा हूँ और चल पड़ा। और बाहर आधे घंटे बाद मेरा दोस्त मुझे कॉल कर रहा है कि भाई क्या बाहर नहीं आ रहा तू। तो मैंने बोला यार अभी, मैंने बोला कि हाँ बाद में आता हूँ। फिर मेरी स्टोरी सेटिंग, मैं जाके 4-5 बजे फ्री हुआ भाई सुबह से, स्टोरी सेटिंग चालू। और फिर मैंने बाहर अपने दोस्त को मैसेज कर दिया तू जा, मुझे टाइम लगेगा। और 5 बजे जाके मुझे ये पता चल गया कि ये फिल्म बना रहे हैं और मैं इनकी टीम का हिस्सा हूँ। तो ऐसे हुआ। तो ये तो सुने पे सुहागा हो गया। हाँ ऐसे हो गया। तो ये आपका पहला काम था? मेरा पहला काम एज ए असिस्टेंट के तौर पे? जी। ठीक है। तो ये पंजाबी फिल्म थी या हिंदी फिल्म थी? ये पंजाबी फिल्म थी, इसका नाम था देश होया परदेस। ओके। गुरदास मान और जूही चावला। वाह, ये तो बहुत अच्छी फिल्म है जी, बहुत ही नामचीन फिल्म है। तो ये फिल्म कहाँ शूटिंग किया आप लोगों ने? ये देखो ऑल टुगेदर मेरे लिए बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था, बिकॉज इंस्टीट्यूट से पढ़ के आना और असिस्टेंट तौर पर काम करना प्रैक्टिकली वो बहुत डिफरेंट होता है। तो उससे काम किया। तो ये शूटिंग इसकी चंडीगढ़ अराउंड पंजाब में कई गाँव में बहुत जगह शूटिंग हुई। तो मतलब स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग से हमने काम किया। यहाँ से जैसे स्क्रिप्टिंग होती है, फिर म्यूज़िक बना, यहाँ जयदेव जी म्यूज़िक डायरेक्टर थे, उनके साथ सेटिंग की। फिर एडिटर ओमकार जी थे, उनके साथ सेटिंग की। तो ये सिलसिला ऐसे चला। तो फिर हम लोग सब पहले 3 महीने यहाँ काम किया प्री में जी। फिर हमने पंजाब में जाके शूट किया 1.5 महीना जी। तो शूट में भी हम लोग सब साथ में थे। शूटिंग करने के बाद फिर हम लोग यहाँ आए वापस। फिर यहाँ पोस्ट में पूरा साथ था, क्योंकि मैं लर्निंग चाहता था। तो स्टार्ट टू एंड मैंने पूरा सीखा, प्रोसेस क्या है, फिल्म कैसे बनती है। क्योंकि इंस्टीट्यूट में जो सिखाया जाता है और जो आप प्रैक्टिकल होता है, हाँ, वो बहुत अलग होता है। तो यहाँ से फिर ऐसे एक दिमाग खुला कि ऐसी फिल्में बनती हैं, ऐसे बनेंगी। तो ऐसे एक सिलसिला शुरू हुआ। बिल्कुल। तो ये इस पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, प्रैक्टिकली और बोलते हैं ना, और जो बोलते हैं इंस्टीट्यूट का पढ़ाई में, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक बार एक जो गैरेज में काम करता है छोटा सा लड़का, और वो इंजन को यूं ही खोल देता है, और जो इंस्टीट्यूट में पढ़ के आते हैं वो ढूंढते रहता है भाई अभी कहाँ पर होगा, और वो पूरा इंजन को खोल के सेट कर देता है 10 मिनट के अंदर, पता ही नहीं चलता है। बिल्कुल सही। तो ये एक प्रैक्टिकली का जो अनुभव होता है ये बहुत ही डिफरेंट है। मानते हैं पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिकल उससे भी जरूरी है। जी सही बोल रहे हैं। इस फिल्म का और क्या अनुभव रहा आपके साथ में, क्या बुरा और क्या अच्छा? नहीं, मैंने बहुत कुछ सीखा। इसमें क्या था कि जैसे मैं ज्वाइन हुआ कि जैसा किसी प्रोजेक्ट में आप 3rd AD 4th AD ज्वाइन होते हो तो आप क्लैप से शुरू करते हो, है ना। तो आप क्लैप देते हो। तो मतलब इस फिल्म के दौरान ही मैं 2-3 स्टेज में घुस गया, मतलब मैं इम्प्रूव करता गया। तो जैसे मैंने क्लैप देना चालू किया 10 दिन के बाद तो कंटिन्यूटी में चला गया। तो मतलब एक लड़का चला गया, तो उन्होंने बोला कि क्लैप के लिए कोई और रख लेते हैं, मनदीप को कंटिन्यूटी में डाल दो। ठीक। तो मैं कंटिन्यूटी लिखने लग गया। कंटिन्यूटी के बाद फिर मैं उसके भी आगे चला गया, एक स्टेप फर्स्ट AD बन गया, और इसी फिल्म के दौरान बन गया। तो मतलब मैंने अलग अलग स्टेज पे काम किया। तो मतलब ऐसे जाके मैं अपग्रेड भी हो गया, है ना। तो मैंने सीखो कि क्या था कि इंस्टीट्यूट से पास आउट था, फास्ट तो था मैं, क्योंकि मुझे बस खाली प्रैक्टिकल जानना था। तो उसी से मैं आगे निकलता गया। तो ऐसे ऐसे करके मतलब काफ़ी मेरी लर्निंग हो गई। तो मुझे समझ में आ गया कि फिल्म कैसे बनती है। तो ऐसे बहुत कुछ सीखा आपने वहाँ पे। और बुरा एक्सपीरियंस क्या रहा? नहीं, कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं रहा। तो मुझे लग रहा है कि जितना नीचे से आप काम शुरू करते हो जी, बेशक मुझे लगा कि मैं इंस्टीट्यूट से पास आउट हूँ,
तो मुझे उन्होंने क्लैप में डाल दिया और आर्टिस्ट कॉलिंग में डाल दिया कि मैं जूही चावला को वैनिटी में जाके बुलाने गया कि मैम आपका शॉट रेडी, आप आ जाओ। चाहे ये सब चीज़ें मुझे मिली, पर मुझे लगा ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी, बहुत जरूरी। अगर मैं ये ना सीखता तो शायद आज मैं यहाँ ना पहुँचता। तो इसलिए मैं वहाँ से शुरू किया, जो स्क्रैच से जिसको बोलते हैं, जीरो से शुरू किया। तो ये करते करते एक चीज़ सीख गया मैं। मतलब मुझे याद है आज भी, जब मैं इसकी पोस्ट कर रहा था तो मैं अक्सर लैब में चला जाता था कि ओमकार जी एज एन एडिटर थे हमारे, मुझे भेज देते थे कि मनदीप ये शॉट वहाँ है, जाके देख क्या है। तो मैं लैब में जाता आता, काम करता, पोस्ट में करता। फिर तो लैब वाले ये समझने लगे कि मैं कहीं ओमकार जी का असिस्टेंट हूँ, एज मतलब एडिटर का असिस्टेंट, जबकि मैं डायरेक्शन का लड़का था। मतलब मैं वहाँ भी घुस गया ये सीखने के लिए कि होता कैसे है, उसमें ओमकार जी ने ये किया, उसका मतलब क्या है, ये कैसे हुआ। तो मतलब ये जितना आप घुस जाते हो आपको है ना लर्निंग उतनी आपकी मिल जाती है। तो वो मुझे बहुत बेनिफिट मिला आगे जाके। बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद फिर दूसरी फिल्म आपकी? हाँ, मतलब ऐसे ही जैसे कंप्लीट हो गई। हाँ, मैं एक मिनट मैं आपसे पूछना भूल गया कि ये फिल्म फिर रिलीज हुई और फिर सफल हुई? हाँ, ये फिल्म रिलीज हुई और बहुत बहुत सफल हुई फिल्म जी, बहुत बड़ी रही। मतलब जबकि ये एक यूएसपी इसकी थी कि फर्स्ट टाइम गुरदास मान जी के साथ जूही चावला जी थे। तो मतलब और भी कास्ट थे, मनो अपना मानवेज था और दिव्या दत्ता थी इसमें, तो बड़े आर्टिस्ट थे और पिक्चर बहुत बड़ी हिट रही है। ओके, तो आपके लिए बेनिफिट हुआ? मेरे लिए बेनिफिट रहा है। तो उसके बाद फिर आप दूसरी फिल्म कौन सी की? दूसरी फिल्म के सिलसिला चल गया ऐसे ही, जैसे लोगों से मिलना करना है ना, तो ऐसे ऐसे रहा। दूसरी फिल्म एक डायरेक्टर हैं बड़े बड़े मिस्टर चित्रार्थ, जिन्होंने पहले पंजाबी बहुत महान फिल्में बनाई है। तो चंद परदेसी उनकी बड़ी फेमस फिल्म है, तो मैं उनका बड़ा फैन था। तो ऐसी किसी कनेक्शन के थ्रू मुझे पता चला कि चित्रार्थ जी भी पंजाबी फिल्म बना रहे हैं। तो फिर कोई लड़का था जिसने मुझे वहाँ रेकमेंड कर दिया, तो मैं उनसे मिला। तो ऐसी बातचीत में चीज़ें हो गई कि जैसे पता नहीं होता आप इसका पार्ट बनोगे कि नहीं बनोगे। तो लेकिन फिर मैं अगेन लकी रहा कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो आपके लिए ये दूसरी फिल्म जब आपने किया, पहली फिल्म तो सफल रही, दूसरी फिल्म के बाद फिर भी आपके लिए डायरेक्शन कितना दूर था? डायरेक्शन तो देखो दूर था, अभी लग रहा था मुझे कि मैंने अभी कोशिश भी नहीं की थी। तो मुझे लग रहा था कि यार कि पहले और अच्छे से सीख लें, है ना, बहुत सारी चीज़ें हो जाएं। तो मैं नहीं चाहता था कि मतलब जैसे आप जल्दी कोर्स करते हो, फिल्म मेकिंग पढ़ के आते हो, फिर यहाँ डायरेक्टर्स को असिस्ट करते हो, वहाँ से भी लर्निंग लेते हो, आते हो, तो आपका प्रोफाइल बन रहा होता है। तो आपके प्रोफाइल में कुछ चीज़ें ऐड होती जा रही हैं, आप आगे आगे बढ़ते जा रहे हो, सीखते जा रहे हो। कहीं जाके फिर सोचते हो कि यार अभी चलो मैं इतना सीख गया, चलो मैं फिल्म बनाता हूँ। तो मेरे साथ हुआ ये कि पंजाबी फिल्में मुझे मिलती गई। तो जैसे एक पंजाबी की, उसके बाद दूसरी फिर पंजाबी मिल गई, तो तीसरी भी मैं ढूंढ रहा था, कुछ मुझे कोई हिंदी मिले कुछ करूं, लेकिन फिर अगेन थर्ड पंजाबी, मतलब उसमें लाइन में चल गया मैं। तो उसके बाद फिर पंजाबी फिल्मों का जो एक्सपीरियंस हुआ तो वो बढ़ता गया। तो आगे जाके फिर फिल्म ऑफर भी पंजाबी हो गई एज एन इंडिपेंडेंट। तो वहां से फिर ऐसे जर्नी शुरू हुई। नहीं, उसके बाद फिर तीसरी फिल्म कौन सी थी आपकी? तीसरी भी अगेन मेरी पंजाबी थी, वो थी मिस्टर बब्बू मान की फिल्म बन रही थी हशर। अच्छा, वो मेरी थर्ड फिल्म। ओके। तो उसमें भी मतलब ऐसी ही मेरी एंट्री हुई थी कि उनको एक अच्छा असिस्टेंट चाहिए था जो नॉलेजेबल हो, बॉम्बे में सारा काम संभाल सके, और वैसा मतलब एसोसिएट टाइप असिस्टेंट चाहिए जो एसोसिएट डायरेक्टर की मतलब वो कुर्सी ले सके। तो मुझसे कांटेक्ट किया गया, बात हुई, मुझे पता नहीं था हालांकि वो बब्बू मान की फिल्म है, तो मुझे लोग मिल रहे थे। तो बातचीत के शुरू पता चला कि यार ये अच्छा भी फिल्म है, बब्बू जी हैं इसमें। तो अगेन वो पंजाबी फिल्म थी, तो फिर मैं उसमें चला गया। दैट वाज मेरी थर्ड फिल्म, ओह हशर। अच्छा, तो फिर चौथी फिल्म? हाँ, फिर उसके बाद हशर जैसी कंप्लीट हुई तो उसके बाद मैं कुछ बॉम्बे में काम कर रहा था, जैसे कुछ टीवी सीरियल हो गए, जैसे कभी कुछ ऐसी इन मेकर्स के साथ ही, चित्रार्थ जी का वो सीरियल चल रहा है, तो उन्होंने मुझे बुला लिया, तो मैं वहाँ चला गया, वो सीरियल कर दिया, 2-4 एपिसोड हो गए मेरे। तो ऐसे ही जैसे फिर एक मनोज जी फिर से दोबारा एक पिक्चर बना रहे थे वारिस शाह, तो वारिस शाह की पोस्ट चल रही थी, तो उनको ज़रूरत थी, मैं उनके साथ चला गया। तो मेरा ये सेगमेंट चल रहा था मेरी टीम के साथ। ओके। ऐसे ऐसे डेवलप होते गया। तो अभी भी आपने डायरेक्शन के लिए सोचा नहीं? हाँ, सोचा नहीं। तो फिर इसके बाद फिर डायरेक्शन के लिए आपका पहला कदम कभी उठा? पहला कदम ये उठा कि जैसे ही मैंने एक बब्बू मान साहब की फिल्म की हशर, जिसमें मैं एसोसिएट डायरेक्टर था, जिसका बॉम्बे का पूरा काम मैंने देखा, पोस्ट का देखा, प्री का देखा, सारा वो देखा, तो कहीं ना कहीं बब्बू मान को ये लगा कि ये लड़के में दम है, ये कुछ कर सकता है, ये अच्छा काम कर रहा है। तो हशर के बाद 1-2 साल के बाद उनको बब्बू को लगा कि वो फिल्म बनाना चाहते हैं कुछ जी। तो फिर उनकी टीम से मुझे एक बार कॉल आई कि पाजी कहाँ हो आप, और बब्बू जी मिलना चाहते हैं।
तो फिर मैं उनसे मिलने गया, चंडीगढ़ में मेरी मीटिंग हुई उनसे। तो मीटिंग में उन्होंने बोला कि मनदीप कुछ ऐसी कहानी है कि मैं फ़िल्म बनाना चाहता हूँ, तो मतलब तुम बना पाओगे? तो ये मेरे लिए खुला ऑफ़र था उनके लिए। तो मैं तो पहले ऐसे हो गया कि यार ये मुझे क्यों फ़िल्म दे रहे हैं, यार मुझे फ़िल्म दे रहे हैं ये। तो बोले कि हाँ बता, है ना। तो मैंने बोला कि सर बिल्कुल, वाई नॉट, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हाँ करेंगे। तो बोले कि फिर उससे दोबारा सोचा, फिर बोला कर लेगा ना तू? तो उसका दोबारा से क्वेश्चन आया। तो जब क्वेश्चन आया तो मैंने उसको बड़ा स्ट्रांगली आंसर किया। मैंने बोला भाजी और कुछ आता ही नहीं, सिर्फ फिल्म बनानी आती है मुझे। ये आंसर बहुत प्यारा था। तो मैंने बोला बस यही आता है मुझे, और बताओ। तो बोले डन कि हम बनाएंगे पिक्चर। तो मैं राइटर से मिलाता हूँ, तो मिल लो और काम शुरू करो। तो ये मेरे लिए बड़ा अच्छा ऑफर था और बहुत इजीली मिल गया मुझे। तो ये पहली फिल्म आपकी थी? ये पहली फिल्म थी मेरी। इसका नाम था एकम, सन ऑफ सॉइल। अच्छा, एकम जी, बहुत ही प्यारा नाम है। इस फिल्म बनाने में क्या क्या दिक्कतें आई और कैसे एक फिल्म को कंप्लीट किया, ये बताइए। हाँ संजू, वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि पहली फिल्म आपको मिल जाए, उससे पहले आपने सिर्फ असिस्टेंट का काम किया होता है। हाँ। तो वो चेंज क्या आता है, सबसे बड़ा चेंज ये आता है जो मैंने अभी नोट किया, वो ये है कि जब आप असिस्टेंट होते हो तो आप रूल्स फॉलो करते हो। जो बॉस ने बोला वो फॉलो कर लिया जी, जिसने बोला फॉलो, क्योंकि आप फॉलोअर होते हो। तो यहाँ आप बॉस बन जाते हो, तो आपको कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला कोई नहीं। आप फॉलो किसको करोगे? किसी को नहीं। बॉस के साथ जिम्मेदारियां भी लाद दी जाती है। हाँ, वो जिम्मेदारियां हो गई, वो करना भी है। तो उसमें क्या था कि शुरू में मुझे लग रहा था जैसे कोई चीज़ शॉट लिए और मैं कहीं बैठ गया, राइटर के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है यार ये शॉट भी तो, नेक्स्ट शॉट भी तो लेना है, तो अरे बाद में करेंगे, चलो ये शॉट ले। तो मुझे धीरे धीरे ये लगा कि यार ये मेरे काम है, मुझे करने पड़ेंगे। आई एम द बॉस, आई एम द डायरेक्टर इस फिल्म का। तो एक स्किल होती है डायरेक्टर की, वो आप धीरे धीरे आप लेते हो जी, क्योंकि पहले आपने सारा काम एज एन असिस्टेंट किया हुआ है। करेक्ट। तो उसमें स्लोली ग्रो करते हो, आपको समझ में आती हैं चीज़ें कि अच्छा यार इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। तो मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैं बोलूँगा कि मुझे टीम अच्छी थी, सपोर्ट बहुत अच्छा मिला प्रोड्यूसर की तरफ से। बब्बू जी खुद प्रोड्यूसर थे, तो राइटर थे हमारे मिस्टर लेट, हमारे मास्टर तलोचन जी। और एडिटर? तो उसके एडिटर थे यहाँ अपना बॉम्बे से था लड़का, हेमंत एडिटर। ठीक है। तो शूटिंग का हमने पंजाब में की थी पूरे? हाँ, ये शूटिंग पंजाब में हुई। मतलब इवन ज्यादातर शूटिंग बब्बू जी के खुद के गांव में हुई, क्योंकि वो गांव की स्टोरी थी, सन ऑफ सॉइल है। तो कहानी की लाइन बड़ी अच्छी थी। वो लाइन उनकी ये थी कि एक लड़का है जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है जी, वो वापस आता है, तो उसका फैमिली डिस्प्यूट भी है थोड़ा सा, क्योंकि उसकी एक स्टेप मदर आ गई है घर में। वो एक अलग से चैप्टर है। फिर क्या होता है कि वो थोड़ा सा बुखला जाता है, चीजों को लगता है कि सही नहीं है, तो वो सोचता है कि यार मैं वापस चला जाऊं जहां से मैं आया हूँ। पर एक पॉइंट पर इंटरवल के आसपास वो जो उसका फादर है वो मर जाता है। वो जब फादर चला जाता है तो वो एक जायदाद जो है उनकी वो डाइवर्ट करके जाता है कि यार इसमें जो मेरी गांव वाली प्रॉपर्टी है, इसमें मेरा लड़का जो फॉरेन से आया ये रहेगा, तो गांव की पूरी प्रॉपर्टी को ये देखेगा। तो शहर की जो प्रॉपर्टी है उसकी स्टेप मदर को जाएगी, तो उसके बेटे को जाएगी। तो ऐसे करके वो हुआ। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही वो, अब देखो ऑस्ट्रेलिया वाला लड़का जिसने ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई की, वो यहाँ आ गया, जो यहाँ के सिस्टम में मिसफिट है, और वो बंदा वापस जाना चाहता है। अब फादर की जायदाद की जो डिवाइड हुआ उसमें उसको गांव की जायदाद मिली, तो उसको गांव में रहना पड़ा। अब वो यहाँ उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है, गांव में रहता है, गांव के लोगों को मिलता है, जानता है, समझता है, तो मतलब वो गांव के लिए लड़ता है, गांव के साथ खड़ा हो जाता है। तो उसके पूरे कैरेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। दिस इज कॉल्ड एकम, है ना। इस पे फिल्म थी, लोगों को बहुत पसंद आई, गाने बहुत बड़े हिट थे, और ये फिल्म संजू ब्लॉकबस्टर थी। और किसी डायरेक्टर के लिए पहली फिल्म बनाना, ब्लॉकबस्टर होना, तो ये तो बोलते, ये तो भाई ये बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात। तो ये तो बोलते ईश्वर की कृपा है जी, जो आपकी पहली फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई, और ये फिर सिलसिला चलता रहा ब्लॉकबस्टर का। जी। फिर दूसरी फिल्म भी आपकी ब्लॉकबस्टर हुई? दूसरी फिल्म बनाई हमने साडा हक जी, वो उससे भी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई। तो कहीं ना कहीं उस फिल्म से मैं भी आपके साथ में जुड़ा। हाँ जी, हाँ जी। साडा हक का ये बेनिफिट है, हम लोग जुड़े साथ में जी। और आज तक हम कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं जी, बिल्कुल। हम अपने योगदान दे ही रहे हैं इस सिनेमा इंडस्ट्री में। तो ये दूसरी फिल्म भी आपके लिए बहुत बड़ी, बोलते हैं ना, एक बहुत अच्छा रिजल्ट आप कह सकते हैं। बोलते ये अगर 1 है तो ये 2 है। जी जी, ये बोले ये कोई कम नहीं है, मतलब कोई कम नहीं है, ये आपको हमेशा एक कदम आगे लेके गया। हाँ, आगे।
तो उसके बाद सर ये सड्डा हक के बारे में बताइए, अब सड्डा हक का क्या स्ट्रगल रहा है? साडा हक का देखो क्या है कि ऐसे ही मैं बैठा था तो मुझे, जैसे आपकी फिल्म हिट हो जाती है तो आपको पता चल जाता है, 4 लोग आपको फॉलो करते हैं ना, तो उस हिसाब से मुझे कॉल आई कि ऐसा करके कोई प्रोडक्शन वाला लड़का था, उसने कॉल की कि फिल्म बन रही है पाजी आप देख लो। तो मैं कुछ और भी कर रहा था, मेरी और मीटिंग्स भी चल रही थी उस वक्त, तो मुझे लगा यार ये साडा हक शायद मैं ना बना पाऊँ क्योंकि मेरी और बिजीनेस है, चीज़ें हैं। तो वो जो प्रोडक्शन वाला लड़का था उसने बोला कि भाजी आप आओ एक बार नरेशन तो ले लो कहानी का, फिर आप नहीं कर पाओगे तो चलो छोड़ो, कोई बात अलग बात है, अलग बात है। तो मुझे बुलाया तो मैं नरेशन में गया, तो हमारा जो इसके फिल्म के राइटर थे और एक्टर थे कुलजिंदर जी, तो इन्होंने जो कहानी में काम बहुत अच्छे से कर रखा था, स्क्रिप्ट वाकई बहुत कमाल की थी। तो जैसे वो नरेशन देना चालू किया उन्होंने, तो नरेशन तो देखो 2 घंटे का तो चलेगा मिनिमम, तो आधे घंटे का जब नरेशन सुनने के बाद मैंने अपना मन बना लिया कि ये पिक्चर मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये कहानी बहुत कमाल की है, लिखी बहुत बड़ी गई है, बहुत बढ़िया बढ़िया। हाँ। तो मैंने अपना मन बदल लिया, मैंने बोला यार ये तो छोड़ूंगा नहीं, मैं करूंगा। मैं उस कहानी तो सुन रहा हूँ और उस कहानी के सुनने के बीच में मैं ये प्लान बना रहा हूँ कि जो मेरे आगे बिजनेस है उसको मैं कैसे सॉर्ट आउट करूँ, ये पिक्चर मुझे करनी है। मेरे दिमाग में ये चीजें चल पड़ी, तो मैं यार करूंगा। तो फिर जैसे ही स्टोरी का सेशन पूरा हुआ, नरेशन पूरा हुआ, तो मैंने बोला सर करेंगे, करते हैं इसको। तो फिर ऐसे वो चालू हो गई जी। तो ये फिल्म में थोड़ी सी दिक्कत आई थी सेंसर को लेके। जी। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि सेंसर बोर्ड ने इसे खारिज कर दिया था, सेंसर, इंडियन सेंसर के लिए। तो उसमें उस दरमियान क्या स्ट्रगल हुआ? देखो हमने पिक्चर बनाई जैसे पिक्चर बनती है, अच्छी पिक्चर थी हमारे लिए। तो जिस डे को पिक्चर लगनी थी तो उससे 1 या 2 दिन पहले पंजाब गवर्नमेंट का ये आ गया कि पिक्चर को बैन किया जाए, क्योंकि ये थोड़ी सी एंटी सोशल है। अगर ये पिक्चर आती है तो थोड़ा समाज में कुछ ऐसे मुद्दे हो सकते हैं, भड़क सकती है, क्योंकि हिंदू सिख थोड़ा सा उसमें ऐसा उनको लगा कि 84 के बारे में ये पिक्चर है, तो कल को ऐसा ना हो। तो फिर वो जब बैन लगा तो उससे 2 दिन बाद 1 दिन बाद पिक्चर रिलीज हो रही थी। तो फिर प्रोड्यूसर्स ने और मैंने ये डिसाइड किया कि यार इस पिक्चर को ओवरसीज में तो रिलीज कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बैन भी नहीं है। तो हमने उसको रिलीज कर दिया ओवरसीज में, और यहाँ बैन लग गया इंडिया में क्या हम इंडिया में फिल्म नहीं रिलीज कर सकते। उसका यही की है, फिर आगे आपको रिवाइजन कमेटी में डालते हो, आप अपना वकील खड़ा करते हो, आप जिरा करते हो, यार बताओ हमारी पिक्चर में खराबी है तो बताओ क्या है। तो फिर वापिस से प्रोसीजर शुरू हुआ। एक तरफ पिक्चर रिलीज होगी वर्ल्ड वाइड इंडिया को छोड़ के, एक वक्त दूसरी साइड इंडिया में केस हो गया, लड़ रहे हैं पंजाब के खिलाफ। तो ऐसा चला ये सिलसिला कि जैसे ये फिल्म फॉरेन में रिलीज हुई, वहां से रिव्यूज बहुत कमाल के आने लगे। जैसे कनाडा में एक्चुअली लोगों को इतना मतलब पसंद आया, फिर अमेरिका से, लंदन से, वहां से जो फॉरेन था ऑस्ट्रेलिया से, तो वहां तो पिक्चर ऐसे हो रही है कि लोगों को टिकट नहीं मिल रहा, लाइनें लगा लगा के लोग बाहर खड़े हैं, यार नेक्स्ट शो हमने देखना है, ऐसे देखना वहाँ ये। और इंडिया में बैन है ये पिक्चर, तो ऐसा था। बताइए जी। तो ये कहीं ना कहीं वो पंजाब को दिखाया गया था, पंजाब का जो प्रेम है, पंजाब की जो ओरिजिनलिटी है उसे दिखाया गया था। और जो बाहर लोग बैठे हुए हैं, फॉरेन में बैठे हुए हैं, अगर उसे पंजाब दिखाया जाए सही मायने में तो वो लोग देखते हैं, और बहुत ही चाव से, बहुत ही प्यार से देखा। तो मैं आपको बता दूं कि इस साडा हक की घटना के बारे में मैं, जहाँ तक मेरा भी थोड़ा सा अनुभव, योगदान इसमें है। हाँ जी। तो बात हुई कि जब भाई फिल्म इंडिया में रिलीज किया जाएगा, तो इनके जो प्रोड्यूसर थे कुलजिंदर सिंह सिद्धू और दिनेश सूद ने कहा कि भाई संजू लैब से हार्ड डिस्क लेके आ जाओ, हमें सेंसर बोर्ड में दिखाना है। हाँ, सेंसर बोर्ड में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में दिखाना है। सुप्रीम कोर्ट में दिखाना है। तो फिर मैं रात को ही फ्लाइट लेके चला गया दिल्ली, और दिल्ली से फिर मैं वहाँ से सुप्रीम कोर्ट गया। तो आप कह सकते हैं कि इस फिल्म के दरमियान में मुझे सुप्रीम कोर्ट का दर्शन भी हुआ। तो ओवरऑल ये फिल्म बहुत सफल रही, और बहुत ही अच्छी फिल्म बनी। बहुत ही मैं कमाल की राइटिंग, कमाल का डायरेक्शन, कमाल का म्यूजिक। सलील आजीब कहता है कि भाई मेरी पंजाबी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म है साडा हक। बिल्कुल सही बात। तो ओमकार जी एडिटर थे। यस, लिया हमने यहाँ, बिल्कुल ठीक है। तो फिर उसके बाद सर थोड़ा आपका सफर साडा हक के बाद फिर देखो कंटिन्यू जैसे होता है, फिल्म बाकी आपकी 2 फिल्में आ गई, तो उसके बाद आप लोगों से मिलते हो, चलते हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई। तो उसके बीच में एक फिल्म और मैंने शुरू की थी, फिर बीच में जैसे होता आपने की, वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, वो बंद हो गई। मुझे याद है रंगरूट। हाँ, रंगरूट, यस जी, वो बंद हो गई। तो
उसके बाद फिर लगे रहे, है ना, कुछ और होता है। तो बाय द टाइम फिर अपनी सेम ग्रुप ने जिन्होंने साडाक बनाई थी, उन्होंने योद्धा शुरू की कि हम योद्धा फिल्म बनाते हैं। तो योद्धा पे फिर काम शुरू हो गया हमारा। जैसे कहानी अच्छी थी, मुझे लाइन अच्छी लगी उनकी, जो अमरदीप सिंह गिल की एक लाइन थी, उसके ऊपर काम किया हमने। तो उस पर फिर काम शुरू कर दिया। तो उस पर थोड़ी सी डिमांड थी कैरेक्टर की कि जो हीरो है उसकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए, 6 पैक ऐब होने चाहिए उसके। तो फिर 4-5 महीने लगा के कुलजिंदर जी ने उस पर मेहनत की, तो बॉडी बनाई। तो उस पर फिल्म हमारी थोड़ी सी लेट हो गई, लेकिन फाइनली फिर एक प्रोडक्ट बना। तो वो मतलब इंटेलेक्ट ऑडियंस को पसंद आया, लेकिन वो कमर्शियली उतना सक्सेस नहीं हो पाया। नहीं अच्छी थी, बहुत अप्रिशिएट हुई। उसकी सिनेमाटोग्राफी बहुत कमाल की थी। आज भी उसके जो सिनेमाटोग्राफर है मिस्टर धीरेन्द्र शुक्ला, वो आज भी बोलते हैं कि उनकी जितनी फिल्में बनी उनमें से वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है वो, क्योंकि लोकेशन ऐसी थी, शूट ऐसी हुई। आज भी वो जब भी बात करेंगे योद्धा की बात करते हैं, वो मुझे बोलते हैं मनदीप जी आप योद्धा 2 बनाओ। जी, तो ये बात रखिए कुलजिंदर सिंह सिद्धू के पास। बिल्कुल, फिर से हम तैयार करते हैं योद्धा 2। तो आप कह सकते हैं कि कमर्शियल इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली, बट फिल्म चर्चा में थी बहुत। जी, खैर आगे बढ़ते हैं मनदीप जी। उसके बाद फिर आप बताइए कि योद्धा के बाद आपका सफर आगे कैसे बढ़ा? हाँ, सफल चलता रहा जैसे होता है। तो अचानक मुझे एक बार हमारे पंजाबी एक्टर हैं मिस्टर देव खरौड़ जी, वो मुझे किसी होटल में मिले। मैं चंडीगढ़ के किसी होटल में कोई मीटिंग कर रहा था, तो वो मिले। तो उन्होंने मुझे बोला कि मनदीप जी आपका नंबर ढूंढ रहा था मैं। अरे आप मिल गए। तो ऐसे बात हुई। तो मैंने बोला हाँ भाजी ले लो नंबर, क्या है ना। तो बोले कुछ पिक्चर का प्लान कर रहा हूँ मैं, तो मैं एक मीटिंग कराऊंगा आपकी प्रोड्यूसर के साथ, कुछ करेंगे। तो मैंने बोला भाजी कोई बात नहीं, कर लेंगे। तो बोले एक बुक है मेरे पास बड़ी अच्छी है, उसका नाम है डाकुआं दा मुंडा। ओके। तो मैंने बोला वेरी गुड इंटरेस्टिंग टाइटल भाजी, बहुत अच्छा टाइटल है। बोला अच्छा है, मैं हाँ। तो बोले कि मैं मीटिंग कराऊंगा। तो ऐसे एक नई चीज की शुरुआत हुई, तो जो आगे चलकर फिर डाकुआं दा मुंडा बनी। डाकुआं दा मुंडा जी, यस, वो ऐसे फिर मतलब निकले वहां से। तो ऐसी मुलाकात हुई, फिर स्टार्टिंग हुई, फिर ऐसी चीजें बनी। तो मुझे लग रहा है कि जब हमने डाकुआं दा मुंडा बनाई है ना, तो वो इनिशियली एक बायोपिक थी जो मिस्टर मिंटू गुरसरिया है उनकी किताब थी, उनके ऊपर, उनकी लाइफ के ऊपर फिल्म थी कि कैसे एक बंदा नशे में जाकर कम बैक करता है, इस लाइन के ऊपर फिल्म थी। वो भी मतलब जैसे बनी, लोगों ने बहुत पसंद किया। तो वो उस पिक्चर में एक बेनिफिट हमें जो मिला, सबसे बड़ा बेनिफिट था, वो ये मिला कि इससे पहले मिस्टर देव खरौड़ ने 2 फिल्में की थी, गांधी 1, गांधी 2 जी, जिसमें उनका नाम हो गया था, पर वो सुपरस्टार नहीं बने थे। अच्छा, नाम हो गया था, लोग जानने लगे थे। तो अभी भी वो स्ट्रगल कर रहे थे कि अच्छी फिल्म मिले। तो जैसे ये डाकुआं दा मुंडा आती है जी 2018 में, तो ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाती है। अरे, और मनी स्पिनर हो जाती है, और बेस्ट ओपनिंग हो जाती है उस टाइम की। तो मतलब फर्स्ट डे कलेक्शन की अगर मैं बात करूं, इतनी बड़ी कलेक्शन, और ये वो, और हमने सबने मिलके इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था जहां तक ये पिक्चर पहुंच गई। तो मैंने ये अगर देखा जाए तो एकम, साडा हक, योद्धा और उसके बाद जो डाकुआं दा मुंडा है, ये इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ, इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया, सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया, इतनी बड़ी हिट हो। तो मतलब ये आपका नंबरिंग चल रहा था क्या? पता नहीं, मतलब ये चल गया। तो मतलब ये चीज, मतलब देव खरौड़ साहब ने ये माना कि यार मुझे सही माने में सुपरस्टार बनाया या स्टार बनाया वो डाकुआं दा मुंडा ने। उससे पहले लोग जानने लगे थे उसको, लेकिन डाकुआं दा मुंडा ने उसको सुपरस्टार बना दिया, एक लाइन में लाके खड़ा कर दिया कि यार ये हमारा एक्शन हीरो है, और अभी आज के बाद एक्शन होगा तो ये चलेगा। तो इस पोजीशन पे आ गया वो बंदा। तो फिर वो एक नया लेयर शुरू हो गया, नया चैप्टर शुरू हुआ, देव एज एन स्टार हो गया। तो उसके साथ फिल्म की, तो जैसे ये बनाई हमने। तो फिर यहाँ से मुझे लग रहा है कि एक जर्नी जो डाकुआं दा मुंडा से शुरू हुई, वो आज भी चल रही है। उसके बीच में 5-6 फिल्में हो गई। तो मतलब वो एक जर्नी बहुत कमाल की है, और बहुत सुपर जर्नी है। डाकुआं दा मुंडा कर रहे थे तो उस टाइम बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई थी, मुझे आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हाँ। मैं बताना चाहूंगा आप सभी को कि डाकुआं दा मुंडा 1 में मैं भी था, मेरा भी छोटा सा योगदान था। जी बिल्कुल। हाँ, और ईश्वर की कृपा है कि अभी तक हम जिस प्रोजेक्ट में भी है वो सारे प्रोजेक्ट ब्लॉकबस्टर हुए हैं। ये बोलने वाली बात है। ये ईश्वर की कृपा है बस। डाकुआं दा मुंडा 1 ब्लॉकबस्टर होने के बाद में फिर आपने एक और फिल्म बनाई थी, वो थी काका जी। वो कॉमेडी मूवी थी, कॉमेडी फिल्म। तो वो औसत हिट रही। हाँ, औसतन हिट रही वो। अच्छा। वो भी मतलब समझो, मतलब हिट मानते हैं हम उसको, क्योंकि जनरली क्या होता है कि एक होता है ना कि राइट टाइम पर फिल्म रिलीज करते हैं हम जी, कि यार ये टाइम बहुत बेस्ट है।
तो मतलब जनरली जनवरी में ठंड होती है बहुत ज़्यादा नॉर्थ में, हम जनवरी में बहुत कम फिल्में रिलीज़ करते हैं और नहीं करते तकरीबन। हमने ये फिल्म को जनवरी में रिलीज़ किया, उसके बावजूद इसकी अच्छी ओपनिंग थी और ये फिल्म हिट कैटेगरी में आई। वाह। हाँ, मतलब अगर हम इसको भी बहुत सही जगह पर रिलीज करते हैं, सही टाइमिंग ढूंढ के करते तो ये भी ब्लॉकबस्टर हो जाती, शायद बहुत बड़ी हिट हो जाती। तो मतलब ये भी एक हिट कैटेगरी वाली फिल्म है। मतलब ये माना गया कि यार इस पर्टिकुलर टाइम में तो फिल्म चलती नहीं है, जो आपने एक एवरेज हिट दे दी। उसके बाद हमने डीएसपी देव बनाई जी। तो वो भी एक साधारण फिल्म रही या फिर नहीं, वो ब्लॉकबस्टर रही। हाँ, वो भी हिट फिल्म है, मतलब इतनी बड़ी हिट नहीं रही, लेकिन फिर भी क्या होता है, टाइमिंग की बात होती है। अच्छा, तो जब ये हमारी फिल्म डीएसपी देव आई थी, वो भी देव क्रॉड के साथ थी। वो एक उसमें 2-3 चीजें थी। अब जैसे किसी तो ये मतलब फिर आपका सिलसिला देव क्रॉड के साथ चल पड़ा। डाकुआ द मुंडा 1, काका जी, फिर डीएसपी, और उसके बाद फिर आप डाकुआ द मुंडा 2 भी किया। तो 2 भी हिट रहा। हाँ जी, लोगों ने पसंद किया। तो ये मतलब एक सिलसिला जो चला, एक सिलसिला जो बना आपका डाकुआ द मुंडा 1 से देव और आपका एक सुंदर सिलसिला बनता रहा। तो उसके बाद अब आप आ गए हैं गांधी 3 लेकर। मैं बताना चाहूँगा मेरे दोस्तों कि मनदीप जी बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं गांधी 3, जो कि आगामी 30 तारीख को रिलीज होगी। और ये फिल्म भी बहुत ही एक अलग सब्जेक्ट है, समाज के लिए एक प्रेरणा है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि मनदीप जी जो भी प्रोजेक्ट करते हैं, समाज को एक मैसेज देते हैं, समाज को एक नया दिशा देते हैं, समाज को एक नया रास्ता देते हैं, ताकि सिनेमा के माध्यम से। तो मनदीप जी, गांधी 3 के बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, देखो जैसे होता है ना संजू कि हमने डाकुआ द मुंडा 1 बनाई जी, फिर डाकुआ द मुंडा 2 बनाई। वो शुरू से लेके मेरी सीरीज रही, मुझे ऐसा लगता है। अभी अगर हम आगे जाके डाकुआ द मुंडा 3 बनाएंगे तो आई एम वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि शुरू से मैं बना रहा हूँ और मुझे पता है उसके इन आउट्स क्या है। तो जैसी मुझे गांधी 3 मिली या डिस्कस किया कि आप करोगे, तो क्योंकि गांधी 1 गांधी 2 मैंने नहीं बनाई जी, वो उसके मेकर्स कुछ कोई और है। तो मुझे सबसे पहले तो ये लगा कि यार बाजी मैं ना बनाऊं तो अच्छा है ना, सिंपल सी बात है। तो फिर ऐसा भी चला कि चलो देखते हैं, है ना। बीच में थोड़ा सा डिस्कस हुआ, फिर डिले भी होगी चीज़ें। बाद में ये लोग फिर आ गए कि नहीं करते हैं, है ना, ऐसा हुआ। तो फिर मुझे देव ने बहुत कन्विंस किया कि बाजी करो, है ना, ये फिल्म आपको करनी पड़ेगी। तो फिर मैं बोला चलो मैं करता हूँ, है ना। तो फिर ये इनिशियली जो गांधी 3 का प्रोसेस था राइटिंग का, क्योंकि सबसे पहले हमें जानना पड़ा गांधी 1 क्या थी, गांधी 2 क्या थी, तो 3। तो पूरी देखने के बाद मैंने ना एक चीज़ नोट की। मैंने बोला यार, मैंने राइटर को बोला, मैंने बोला जो मुझे नज़र आ रहा है भाई वो ये है कि हम सिर्फ गांधी की सोल उठाएंगे और कुछ नहीं, कि गांधी करेक्टर क्या है, उसकी सोल क्या है, कि उसके अंदर क्या है। वो उसकी सोल ये है कि वो बंदा ऐसा है, यारों का यार है। उसकी सोल ये है कि अगर किसी को राह चलता बंदा मिलता कि भाजी ये प्रॉब्लम आ गई, वो उसमें घुस जाएगा, वो लोगों के लिए खड़ा है। तो एक ऐसा बंदा जो उसको समाज के लिए खड़ा है, जैसे रॉबिन हुड बोलते हैं, तो एक ऐसा बंदा है, उसके ऊपर एक पिक्चर हमने बनानी। तो फिर उस करेक्टर पे काम किया हमने। तो मैंने बोला अभी 1, 2 हमने देख ली, बात खत्म हो गई, अभी हम उसको सोल निकाल ली हमने, अभी सोल पे काम करके स्क्रिप्ट बनाएंगे अच्छी सी। फिर टचवुड स्क्रिप्ट अच्छी बन गई है, लोग पसंद कर रहे हैं। लोग जितना भी लोगों ने देखा है, अभी रिलीज तो खैर नहीं हुई, अपने लोगों ने देखा, जैसे आपने देखा है, मैंने देखा है, जैसे मेरी टीम ने देखा है, प्रोड्यूसर साइड की टीम ने देखा, तो वो जो लोग हैं नजदीक वाले उनको ठीक लग रही है। बिल्कुल, नहीं, बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत ही अच्छी फिल्म है। आपको अगर नया कुछ देखना है, अगर कुछ नया जानना है समाज के प्रति, एक रॉबिन हुड का नेचर क्या होता है, सही मायने में अगर आपको एक सही सिनेमा देखना है तो आप जरूर देखिएगा गांधी 3, जो 30 तारीख को रिलीज हो रही है। और मनदीप जी, फिर ये तो गांधी 3 की बात हो गई जी। आप मुझे बताइए कि इसके बाद फिर आगे का सफर? मतलब सफर जारी है ना, कुछ और कहानियाँ, अच्छी खूबसूरत कहानियाँ पे काम चल रहा है जी। तो लगे हुए हैं, तो कुछ ना कुछ और बेटर करेंगे। कोशिश ये होनी चाहिए कि आगे से बेटर, आगे से अच्छा, मतलब सीखते जाएं, बिल्कुल, है ना, एक्सपीरियंस के साथ। जैसे पिछली फिल्में आई, उनको मैंने थिएटर में देखा, कुछ समझ में आया। ऐसी गांधी 30 को लगेगी तो मैं घूमूंगा, थिएटर में जाऊंगा, लोगों के एक्सप्रेशन लूँगा कि लोग कहाँ हंस रहे हैं, क्या रो रहे हैं, कहाँ ताली बजा रहे हैं, क्या उनको समझ में आ रहा है। तो यहाँ से गुजरूंगा तो एक लर्निंग मिलेगी, वो आगे जाके अपनी फिल्मों में डालूंगा। तो फिर मैं राइटिंग करता हूँ, कहानियों पे काम कर रहा हूँ, तो कुछ अच्छा, उम्मीद है कुछ अच्छा, इससे बेटर और बड़ा और बढ़िया फिल्म लेके आएंगे। बहुत अच्छे मनदीप जी। और मनदीप जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा अंत में कि आप पंजाबी सिनेमा को कहाँ देखते हैं? संजू देखो, पंजाबी सिनेमा ग्रो तो कर रहा है जी।
पहले को टाइम था जब हमने शुरुआत की थी तो 10 से 15 फिल्में साल में आती थी। आज 70-75 फिल्में साल में आ रही हैं जी। तो उसमें जाहिर सी बात है सारी बढ़िया नहीं है, मतलब उसमें 15-20 फिल्में हैं जो देखने लायक बढ़िया फिल्में हैं, लेकिन बाकी ठीक है, लोग बना रहे हैं, सीख रहे हैं, ऐसा चल रहा है, सिनेमा ग्रो कर रहा है। अभी उस पोजीशन पे आ गए हैं हम लोग के लोग एक्सपीरियंस लेके अपना थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें अटैम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट सिनेमा भी अटैम्प्ट हो रहा है, तो ये मुझे लग रहा है वो निशानी है कि आगे बढ़ने की। बिल्कुल तो चीज़ें नहीं हो रही हैं सिनेमा के अंदर, तो मुझे लग रहा है कि आगे फ्यूचर ब्राइट है। हमें बहुत सारी हेल्प मिल जाती है पंजाबी सिनेमा, क्योंकि हमारे पंजाबी सिंगर्स बहुत फेमस हैं। तो पंजाबी सिंगर्स को अभी देखो बॉलीवुड में हर फिल्म आती है तो उसमें पंजाबी गाना होता है, तो पंजाबी सिंगर्स को लेके हम लोग करते हैं, अच्छे गाने होते हैं हमारे, तो ऐसे चल पड़े। तो ये कहीं भी नहीं है, देखिए सर, कि अगर मेरा मानना यह है मनदीप जी कि अगर अब मैं सिनेमा को देखता हूँ तो पंजाब जो है हमारे सिनेमा का एक बहुत बड़ा अंक है, याद रखिएगा जी। हिंदी सिनेमा में अगर आप पंजाबी का बोलते हैं ना, पंजाबी अगर नहीं है तो कोई सब्जेक्ट नहीं बनता। यहाँ तक कि गाने जो आज भी जितने गाने टोटल गाने पंजाबी के शब्द यूज़ किए जाते हैं। इसका कारण ये है कि गाने में वो पावर है, वो शक्ति है, वो ये है जो लोगों को अच्छा लगता है, लोगों के दिलों में छा जाता है। अब समय आ गया है कि इन चीज़ों को एकत्रित करके एक बोलते हैं ना भारतीय सिनेमा का रूप देना इन्हें। साउथ इंडस्ट्री ने कदम उठा लिया है कि उन्होंने अपने सारे चीज़ों को समझ लिया है कि भाई हमारे पास में संगीत की शक्ति है, हमारे पास में कला की शक्ति है, हमारे पास में नृत्य की शक्ति है, हमारे पास में हम अच्छे सिनेमा बना सकते हैं। तो उन्होंने सारी चीज़ों को एकत्रित कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है और वो अपने सिनेमा में प्रयोग कर रहे हैं। तो अब समय आ गया है कि पंजाबी सिनेमा में भी जो कि बोलते हैं ना आपके पास अच्छा म्यूजिक है, अच्छी स्क्रिप्ट है, अच्छे एक्टर हैं, अब उनको एकत्रित करके एक अच्छा सिनेमा बनाने का बोलते हैं ना, जो कि पूरे विश्व के लिए सिनेमा बने। बिल्कुल सही बोल रहे हो, मुझे लग रहा है इस पे काम होना चाहिए जी। आने वाले टाइम में हम इस पे काम जरूर करेंगे। बिल्कुल हाँ, जो नए कलाकार हैं जी, जो जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, जिस तरह से आपने अपने सपने को पूरा किया है, तो उन नए कलाकारों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। देखिए कलाकारी तो कलाकारी होती है, सही मायने में कलाकार, चाहे वो डायरेक्टर हो, एक्टर हो, या फिर राइटर हो, या फिर कोई भी हो, या म्यूजिशियन क्यों ना हो, तो उनके लिए क्या एक विशेष संदेश आपकी तरफ से? देखो मैं हर एक बंदे को एक ही चीज़ बोलता हूँ, जो नए लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, जो भी अपने करियर में कुछ करना चाहते हैं ना, देखो घर से निकल कर कुछ कमाना है, घर अपना करियर बनाना है, वो सब चीज़ें। पर मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि अपने आप को परखो पहले, है ना, सीखो, सीखना बड़ा ज़रूरी है। कुछ लोग क्या होते हैं एक्साइटमेंट में आ जाते हैं, समझो जी, उनके अंदर सिर्फ एक्साइटमेंट होती है कि मैं ये कर लूँगा, मुझे आता है, सीखा नहीं होता उन्होंने। पहले लर्निंग बहुत ज़रूरी है। जबकि मैं शुरू में अगर आप मेरी जर्नी जानेंगे तो आपको मैंने बताया कि मैंने कहाँ से क्या कोर्स किया, कहाँ से पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद मैं आया, तो उसके बाद प्रैक्टिकल कुछ अलग सिखाता है, कोर्स आपका जो इंस्टीट्यूट है वो अलग सिखाता है, उसके बावजूद आपको बेनिफिट आगे जाके मिलता है। तो वो करना बड़ा ज़रूरी होता है। जैसे ही हम ये बोलेंगे यार ज़रूरत ही नहीं, मैं तो प्रैक्टिकली कर लूँगा, या मेरा कोर्स है मैं पढ़ के आया हूँ, मुझे प्रैक्टिकल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नहीं, आपको सीखना पड़ेगा तो तब कुछ जाके बनेगा। आपको डेली वर्क करना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं संजू, मैं आपको बताऊं कई बार लोग एक्टर हमें यहाँ से मिल जाते हैं जो आके बोलते हैं कि भाजी इतना लंबा टाइम हो गया हमारे, 10 से 15 साल 20 साल दे दिए, कुछ हुआ नहीं, चांस दो भाजी आप, है ना। तो मुझे लग रहा है यार कि सबसे पहले इन बहुत लोगों ने अपने आप को जज नहीं किया होता। बिल्कुल, वो जज ही नहीं करते कि उनके अंदर वाकई ये क्वालिटी है ना, हो सकता है उनके अंदर कुछ और क्वालिटी है, वो लगे पड़े हैं एक्टिंग ही करनी है। मैं ये कहता हूँ कि अपने आप को सही टाइम पे जज कर लो, अपना टाइम वेस्ट ना करो। तो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज क्या होता है ना, हर बंदा हर एक बंदे को गाइड नहीं करता और इतना क्लियर बोल भी नहीं पाता। अभी मुझे लग रहा है मैं खुद नहीं बोल पाऊंगा। अगर मेरे सामने कोई ऐसा जो परफॉर्म ना कर पाए एक्टर, में उसको कैसे बोल दूंगी यार तुम ये लाइन छोड़ दो भाई, तुम कुछ और कर लो, वो बोला नहीं जाता, नहीं बोला, प्रॉब्लम ये नहीं बोला जाता है। तो मुझे लग रहा है ये ना, मैं खुद चाहता हूँ कि जो भी लोग हैं अपने आप को समझो, जानो और अपनी एक गोल तय करो कि यार मुझे वहां पहुंचना है, मैं कैसे पहुंचूंगा, उसके लिए कोशिश करो कि लर्न करो, पढ़ो, वो जरूरी है। अगर ये सब चीजें करके आप आओगे ना, बिल्कुल सही जगह पहुंच जाओगे आप, मेरा ये कहना। बहुत 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 धन्यवाद मंदिर जी आपका कि आपने इतनी अच्छी बातें बताई। हम बोलते हैं ना, जो भी अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, चाहे वो सिनेमा जगत में हो या किसी भी जगत में हो, क्योंकि अपने आप को जानना बहुत बड़ी बात है। अगर व्यक्ति अपने आप को जान ही नहीं पाएगा तो करेगा क्या, सही मायने में इससे समय बर्बाद नहीं होगा।
मनदीप जी, मैं आपसे चाहूँगा कि आप हमारे जो पंजाब के लोग सुन रहे हैं उनके लिए एक पंजाबी में संदेश दीजिए, एक उनके लिए कुछ पंजाबी में कहिए। कहो पंजाबी मुझे पंजाबी नहीं आती मनदीप जी पर मैं चाहता हूँ कि आपके दर्शक, आपके चाहने वाले और आपके सुनने वाले आपके कुछ पंजाबी शब्द भी सुने। देखो, उन सबको मैं पंजाबी में बोलता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ उनको कि अपनी ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਗਾਂਧੀ 3 ਹੁਣ ਉਹ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਨੇਮੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਗਿਆ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਗਾਣੇ ਆ ਗਏ, ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦ ਇਹ ਫਿਲਮ ਆਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜਾਓਗੇ ਤੇ बहुत ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मनदीप जी हमारे स्टूडियो आने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो अभी आपने सुना मनदीप बेनीपाल जी को, जो बहुत ही इंटेलिजेंट डायरेक्टर हैं और आने वाले समय में हिंदी सिनेमा को, भारतीय सिनेमा को बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे देता हूँ। मैं जल्द लौटूंगा एक और उत्तम ज्ञान के साथ। मैं कोई और नहीं, मैं आप ही का दोस्त संजू के बैनर्जी, जो सुनाता हूँ आपको